Hello, how are you? आज हम जो बताने जा रहे हैं वो है संस्कृत श्लोक और उसका अर्थ। इसका पहले हम द्वंद्व समास के बारे में बताए थे। समास बताए थे इसका पहले वीडियो में, उसके बाद वीडियो में हम द्वंद्व समास के बारे में बताए थे। उसके जितने भेद होते हैं, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं ना, एक तरह द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। तो उसके बारे में हम इसके पहले वीडियो में बताए थे। इसको आप लोग वीडियो खोल के देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, और सब्सक्राइब कर, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक ऑल्सो, ओके। आज हम जो बताने जा रहे हैं वो है संस्कृत श्लोक। अब जितना सुंदर से श्लोक बोल पाइएगा उतना आपका उच्चारण सही होगा संस्कृत में और अच्छा भी लगेगा। देखिए मन एकदम शांति हो जाएगा। सुबह सुबह उठ के शाम को श्लोक अगर बोलते रहिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, आपका मन प्रशांति से भर जाएगा। तो पहला श्लोक जो है वो है पृथिव्यम त्रीणि रत्नानि। पृथिव्यम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़ पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। तो इसको ऐसे करके पढ़ने से तो याद नहीं होगा ना उतना जल्दी, तो इसीलिए इसको स्वर से पढ़ना है और याद करना है। जैसे हम जैसे स्वर करके पढ़ेंगे वैसे ही आप लोग पढ़िएगा। पृथिव्यं त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। जस्ट लाइक दिस वे, ओके। ऐसे करके आप लोग पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पृथिव्यम का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी में। तो आप लोग को हम बताए थे में के अर्थ में, में के अर्थ में कौन सा विभक्ति लगती है? सप्तमी विभक्ति, ठीक है। तो पृथिव्यम मतलब पृथ्वी में। ये स्त्रीलिंग शब्द है, नदी शब्द के जैसा, क्योंकि पृथ्वी में दीर्घी है तो नदी में भी दीर्घी है, तो नदी शब्द रूप के जैसा ये सप्तमी का एक वचन में पृथिव्यम होगा। जैसे नद्यम है वैसे पृथिव्यम होगा। क्लियर? तो नदी शब्द रूप हम तो नहीं लिखाए, लेकिन इसका बाद में हम लिखा देंगे, ठीक है। तो त्रीणि का मतलब होता है 3। ये नपुंसकलिंग है। त्रीणि, 3 से त्रीणि हुआ नपुंसकलिंग में। रत्नानि, रत्नानि, रत्नानि मतलब बहुत सारे रत्न, बहुत सारे रत्न। जलम अन्नम, ये जो जलम अन्नम हम एक साथ लिखे हैं उसको अलग अलग लिखने से, अलग अलग बोलने से क्या होगा? 2 ठो वर्ड मिलेगा, जलम और अन्नम। जलम अन्नम। सुभाषितम, सुभाषितम मतलब तो मालूम ही है, मधुर वचन। और मूढ़ है मतलब है मूर्ख है। तो मूढ़ है ये तृतीया का बहुवचन है, ठीक है, मूढ़ है। तो ये शब्द रूप अलग अलग शब्द रूप है, शब्द रूप के हिसाब से लगा है, तो उसको हम बाद में लिखा देंगे। और से बहुत सारे शब्द रूप लिखा दिए, आप लोग देख चुके हैं, नहीं दिखे तो देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा और उसको सेंटेंस में यूज़ करते रहिएगा और बोलते रहिएगा। मूढ़ है, मूढ़ है मतलब मूर्खों के द्वारा, ये तृतीया का एक वचन है। पाषाण खंडेशु, पाषाण मतलब पत्थर,
खंडेश मतलब टुकड़ा, टुकड़ा टुकड़ों में, बहुवचन। बहुत सारे पत्थर के टुकड़ों में। रत्न संज्ञा विधिया थी, मतलब मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़े में वो लोग को रत्न मिलता है, मतलब वो लोग उसको रत्न समझ लेते हैं। पत्थर का जो टुकड़ा होता है तो उसको वो लोग रत्न समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको अभी हम अर्थ को पढ़ते हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और मधुर वचन। लेकिन मूर्ख लोग क्या समझते हैं, जैसा हीरा, जहरत, मणि, मुक्ता, ये सबको रत्न समझ लेते हैं। ये सब पत्थर के टुकड़े हैं, लेकिन इसको रत्न समझ लेते हैं। असल रत्न क्या होते हैं? असल रत्न तो ये मधुर वचन, अन्न और जल, बस ये तीनों ही असली रत्न होते हैं। ठीक है, तो लेकिन मूर्ख लोग ये समझते नहीं है। गाना तो बस ये वो लोग पत्थर के टुकड़े को, मणि, हीरा, मोती को वो लोग रत्न समझ लेते हैं। क्लियर? तो ये हो गया 1 नंबर श्लोक का अर्थ। इसको और अच्छे से सोच लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मतलब पृथ्वी पर तो 3 ही रत्न हैं, तो मूर्ख लोग क्या समझते हैं, तो पत्थर के टुकड़े को रत्न समझ लेते हैं, उसी को सब कुछ समझते हैं। लेकिन असली चीज़ क्या है, असली रत्न क्या है? वो है जल, अन्न और मधुर वचन। जो जल से, जल ही में हम लोग का जीवन है। बिना जल से तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अन्न हम लोग को भोजन नहीं खाएंगे तो पुष्टि नहीं होगी, हम लोग जी नहीं पाएंगे, बिना जल के जी नहीं पाएंगे। वही असली चीज़ है, वही असली रत्न है। और खाली ये दोनों रत्न से नहीं चलेगा, जब तक हम लोग का वचन सुंदर सुमिष्ट होगा तब तक रत्न नहीं बोल सकते हैं, आपको रत्न नहीं मिलता है। मतलब ये मधुर वचन होना चाहिए, वचन हमेशा मधुर होना चाहिए, किसी भी हालत में मधुर वचन होना चाहिए। वही मनुष्य का रत्न है। ये 3 चीज़, ये जो तीनों हैं, ये असली रत्न है। ठीक है, ये तो बाज़ार में ख़रीदने को नहीं मिलता है, मधुर वचन बाज़ार में नहीं खरीदने मिलता है। ठीक है, तो यही हो गया 1 नंबर श्लोक का अर्थ। 2 नंबर श्लोक। बरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्खो शतान्यपि, एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारा गणैरपि। बरम एको, इसमें 2 शब्द है, बरम और एको। एको मतलब एक, ये तो मालूम ही है। बरम मतलब अच्छा। गुणी पुत्र, गुणी पुत्र मतलब जिसके पास, जिस पुत्र के पास गुण है, जो गुणी पुत्र है वो एक ही काफ़ी है, ना कि 100 अगर मूर्ख संतान होगा तो उससे अच्छा है एकमात्र गुणी पुत्र, वो उससे अच्छा है। 100 मूर्ख से अच्छा है एक गुणी पुत्र। क्लियर? एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति, इसमें देखिए कितने बार है। एक में विसर्ग लगेगा, वो तालिबस से हट जाएगा। एक मतलब एक। चंद्रस्त में भी वो स हट जाएगा, उसके बदले चंद्र में विसर्ग लग जाएगा उसका पहले वाला में। तो एक चंद्र मतलब एक चंद्रमा। तमो, तमो मतलब अंधेरा,
हंती मतलब मार देता है, मतलब एकमात्र चंद्रमा ही अंधेरा को मार सकता है और मार देते हैं। न च तारा गणैरपि, ना कि हजारों करोड़ों जो तारा आसमान में आते हैं वो अंधेरा को नहीं मिटा सकता है, जो कि एकमात्र चंद्रमा ही मिटा सकता है। उसी तरह जो एकमात्र गुणी पुत्र अच्छा है 100 मूर्खों से। तो अभी हम अर्थ को पढ़ देते हैं, ठीक है। एक गुणी पुत्र, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और समझते रहिएगा। एक गुणी पुत्र 100 मूर्खों से अच्छा है। एकमात्र गुणी पुत्र अगर 100 मूर्ख पुत्र भी है तो उससे अच्छा है एकमात्र गुणी पुत्र। जैसे कि एक चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है, जो कि अनेक तारा नहीं कर सकते हैं। ये काम अनेक तारा नहीं कर सकता है। एक गुणी पुत्र सबको पसंद है, हजारों मूर्ख पुत्र को कोई पसंद नहीं करते हैं। उसी तरह आसमान में हजारों करोड़ों ताराएं होते हैं, लेकिन अंधेरा को दूर नहीं कर सकते हैं, जो कि एकमात्र चंद्रमा ही रात का अंधेरा को नष्ट कर देता है। समझ में आ गया? एकमात्र चंद्रमा ही नष्ट कर सकता है। उसका इतना पावर है कि वो चंद्रमा जैसे गुणी पुत्र का बहुत पावर हो जाता है, जिसके पास गुण है उसका पावर ज़्यादा है। चंद्रमा के पास गुण है तो वो चंद्रमा का पावर ज़्यादा है, ना कि हजारों करोड़ों ताराएं उसमें गुण नहीं होता है। तो उतना गुण नहीं है कि चंद्रमा का जैसा गुण नहीं है कि वो पूरा अंधेरा दूर कर सके। वो अंधेरा को दूर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो कि गुणी पुत्र पूरा दुनिया को अंधेरा को दूर कर सकते हैं। गुणी पुत्र अपना गुण से पूरा अंधेरा को दूर कर सकते हैं, उजाला को ला सकते हैं, प्रकाश को ला सकता है। अंधेरा को दूर करके प्रकाश को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने देश में, अपने जाति में, अपने पृथ्वी में प्रकाश को ला सकते हैं। क्लियर? तो ये दोनों श्लोक अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। श्लोक ऐसा चीज़ है जो कि आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए। कंठस्थ जब तक नहीं होगा तब तक ये श्लोक भी आप लोग भूलते जाइएगा और इसका अर्थ भी भूलते जाइएगा। इसमें देखिएगा, ये दोनों श्लोक में मैंने अनेक शब्दों को एक शब्द में लिया गया, ठीक है। जैसे जलमन्नम, जैसे पाषाण खंडेषु। जलमन्नम में 2 शब्द है, पाषाण खंडेषु को उसमें एक शब्द बना दिया गया, जलमन्नम को एक शब्द बना दिया गया। उसी तरह बरम एको, बरम और एको दोनों शब्द को एक शब्द बना दिया गया। गुणी पुत्रो, गुणी और पुत्र अलग अलग बात है, अलग अलग वर्ड है, लेकिन एक शब्द बना दिया गया। मूर्ख शतानपि, इसमें देखिए क्या क्या शब्द है। मूर्ख है, शतानी है और अपि है। शतानी, ये जो न में य लगा है तो य को हटा के हम न को पूरा करेंगे, उसमें हस्से लगा देंगे या के बदले, तो शतानी हो गया और बच गया या का उच्चारण बच गया तो अपि हो जाएगा इधर। तो मूर्ख, शतानी, अपि 3 शब्द इसमें जुड़ा हुआ है एक साथ। उसके बाद एक चंद्रो तमो हंति, मात्र एक शब्द है, इसमें चंद्र शब्द है और तमो शब्द है। 3 शब्द को मिलाकर हम स से मिला दिए। स से इसलिए मिलाए क्योंकि इसमें विसर्ग होते हैं, एक में, चंद्र में और तमो में। तो एक में जो स है उसको हम मिला दिए एकश चंद्र। चंद्र में जो विसर्ग है
एक में जो विसर्ग है उसको एक चंद्र में चंद्र लगा दिए स के द्वारा, और चंद्र में जो विसर्ग है वो चंद्र तमो कर दिए हैं आधा दंतिस के द्वारा, ठीक है। और तमो, तमो में विसर्ग होते हैं, उसको हम ओकार के जरिए भी लिख सकते हैं। तो एक चंद्रोस्तमो, तो अलग अलग वर्ड हो गया। हंती, नाच तारा गनई रपी, इसमें भी वर्ड है अलग अलग। तारा गनई एक वर्ड है, रपी है, रपी तो कुछ बात नहीं होता, अपी होता है, अपी मतलब भी। तो ये रपी कैसे आ गया? तारा गनई में विसर्ग लग जाएगा। ये जो र है, र के बदले विसर्ग पहले वाला में लग जाएगा, तारा गनई। और र का जो अ उच्चारण होता है वो अपी हो जाएगा। क्लियर? तो उसी तरह से तारा गनई रपी हो जाएगा। ओके, आज यहीं तक होने दीजिए, उसके बाद आप लोग ज़रूर पूरा समझ गए होंगे, ठीक है। और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।